बहुत समय पहले की बात है। कुम्हारपुर नाम के एक शांत से गांव में दो बहनें रहती थीं, मीरा और नीता। मीरा बड़ी बहन थी, सरल स्वभाव की, मेहनती और संतोषी। पढ़ाई ज्यादा नहीं कर सकी, इसलिए उसकी शादी सुरेश नाम के एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान से हुई। सुरेश दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करता था और मीरा गांव के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने का काम करती थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे अपना घर चलाते। उनके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन आत्मसम्मान और मेहनत पर उन्हें गर्व था। वहीं दूसरी ओर नीता छोटी बहन बेहद खूबसूरत थी। उसकी शादी गांव के सबसे अमीर सेठ हरिवचन से हो गई। सेठ हरिवचन के पास ढेर सारी जमीन, पैसा और रुतबा था। शादी के बाद नीता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह कीमती कपड़े पहनती, बड़े होटलों में खाना खाती और अपने धन दौलत पर घमंड करने लगी। समय बीतता गया, लेकिन नीता के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। जब भी वह मीरा से मिलती, उसे तानों और घमंड भरी बातों से नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन जब मीरा सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी, तभी रास्ते में नीता अपनी चमचमाती कार से उतरी और मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे दीदी, आपको देखकर तो लगता है जैसे गरीबी ने आपका सब कुछ छीन लिया है। ये हाथ तो जैसे पत्थर हो गए हैं और ये कपड़े लगता है सालों से बदले ही नहीं। नीता, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत से कमाते हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं। खुश रहना मजबूरी बन जाता है दीदी, जब इंसान के पास कुछ और ना हो। वैसे भी अब हम बड़े लोगों में उठते बैठते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों से ज्यादा बातें करने की आदत नहीं रही। मीरा चुप रही। नीता की बातें उसे चुभी जरूर, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद मीरा ने सोचा कि शायद रिश्तों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उसने नीता और हरिवचन सेठ को दोपहर के खाने के लिए आमंत्रित किया। मीरा ने अपनी हैसियत के अनुसार जो भी बना सकी बनाया। दाल, चावल, सब्जी और गरम रोटियां। हर चीज में प्यार और मेहनत की खुशबू थी। जब नीता और हरिवचन सेठ घर आए, उन्होंने मिट्टी का आंगन, सादी दीवारें और थाली में परोसा गया सादा भोजन देखा। दोनों के चेहरों पर मुस्कान नहीं, बल्कि ताना था। दीदी, ये खाना है? हमारे तो नौकर भी इससे अच्छा खाते हैं। और ये घर जैसे किसी झोंपड़ी में आ गए हों। हमें तो आदत है एसी कमरे और रेस्टोरेंट के खाने की। ये रूखा सूखा खाना हमारे गले कैसे उतरेगा? कोई बात नहीं नीता, तुम्हें स्वाद न मिला हो, पर इसमें हमारी मेहनत और सच्चा अपनापन जरूर है। नीता और हरिवचन बिना धन्यवाद कहे उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर घमंड और तिरस्कार साफ झलक रहा था। वे चुपचाप निकल गए। मीरा और सुरेश दरवाजे पर खड़े उन्हें जाते हुए बस देखते रहे। आंखों में हल्का सा दुख था, मगर दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। एक दिन मीरा के पति सुरेश खेत में काम कर रहे थे। तेज धूप थी और गर्मी अपनी चरम पर। बहुत देर तक बिना रुके मेहनत करने के कारण सुरेश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। मीरा जब खेत में पहुंची तो उसने देखा कि सुरेश जमीन पर पड़े हैं। चेहरा पसीने और थकान से मुरझाया हुआ था। सुरेश, सुरेश, उठो, क्या हुआ तुम्हें? सुरेश कोई जवाब नहीं देते। मीरा डर के मारे रोने लगती है और किसी तरह उन्हें सहारा देकर घर ले आती है। घर पहुंचते ही वह उन्हें खाट पर लिटाती है और देखती है कि उनकी हालत गंभीर होती जा रही है। उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं बचे थे। पहले ही जो थोड़ी जमा पूंजी थी, वह दवाइयों में खत्म हो चुकी थी। अब तो खाने तक के पैसे नहीं थे। रात का समय था। मीरा, अब लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। बच्चे भी भूखे हैं। नहीं सुरेश, ऐसा मत कहो। मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। मैं अपनी बहन नीता के पास जाऊंगी, शायद वह मदद कर दे। अगले दिन मीरा थकी और टूटी हुई उम्मीदों के साथ नीता के घर पहुंची। नीता पोर्च में खड़ी थी, चाय की चुस्की लेते हुए, और मीरा को देखकर थोड़ा चौंकी। नीता, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। सुरेश की तबीयत बहुत खराब है। हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम थोड़ी मदद कर सकती हो? अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगी तो खुद मेरा क्या होगा।
तुम जानती हो, मेरी जिंदगी भी आसान नहीं है। मेरे ऊपर भी बहुत खर्चे हैं। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से मुड़ी और अपने दिल में नीता की बेरुखी और ताने को महसूस करती हुई लौटने लगी। मीरा अपनी बहन नीता के घर से वापस आ रही थी। उसके दिल में उदासी और आंखों में नमी थी। सूरज ढलने लगा था और रास्ता जंगल से गुजरता था। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो रास्ते के किनारे थका हारा बैठा हुआ था और उसके पास लकड़ियों का एक भारी बंडल रखा हुआ था। दादा, क्या आपको मदद चाहिए? बिल्कुल बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरा घर पास ही है। क्या तुम मेरी मदद कर सकोगी? ये द्वारा मुझे वहां तक पहुंचना है। बिल्कुल दादा, मैं आपकी मदद करती हूँ। मीरा ने लकड़ियों का बंडल अपने सिर पर रखा और बूढ़े आदमी के साथ उसके छोटे से झोंपड़े की ओर चल पड़ी। रास्ता काफी कठिन था, लेकिन मीरा के मन में मदद का जज्बा था। जब वे झोंपड़ी तक पहुंचे तो बूढ़ा आदमी मीरा को ध्यान से देखने लगा। बेटी, तुम बहुत उदास लग रही हो। क्या कोई परेशानी है? दादा, मेरे पति बहुत बीमार हैं और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैं नहीं जानती क्या करूं। बूढ़े ने कुछ पल सोचा, फिर अंदर गया और एक छोटी सी पोटली लेकर आया। ये लो बेटी, इसमें जो कुछ है वह शायद तुम्हारी मदद कर सके। भगवान भला करे तुम्हारा। मीरा कुछ समझ नहीं पाई, पर चुपचाप पोटली लेकर चल पड़ी। जब वह घर पहुंची और पोटली खोली तो उसकी आंखें हैरानी और भावुकता से भर गईं। इतने सारे पैसे! वह दादा कौन थे? फिर मीरा खुशी से भर गई और उन्हीं पैसों से डॉक्टर को बुलवाया। दवाइयाँ आईं, इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे सुरेश की तबीयत ठीक होने लगी। मीरा, तुमने तो जैसे मुझे नया जीवन दे दिया। सुरेश, सच कहूं तो ये भगवान की मदद ही थी। शायद किसी न किसी रूप में उन्होंने ही उस दादा को भेजा था। सुरेश के ठीक होने के बाद मीरा ने पोटली में बची रकम से गांव के चौराहे पर एक छोटी सी समोसे की दुकान शुरू की। वह सुबह से शाम तक मेहनत करती और उसके बनाए समोसे जल्दी ही गांव में मशहूर हो गए। मीरा के समोसे में तो घर जैसा स्वाद है। बिल्कुल शुद्ध और साफ। खाने में मजा आ जाता है। मीरा की कड़ी मेहनत और सच्ची नीयत का परिणाम अब सामने आने लगा। पहले की मुश्किलों के बाद अब उसका परिवार खुशहाल और समृद्ध था। उसकी संघर्ष भरी कहानी पूरे गांव में एक प्रेरणा बन गई थी। मीरा और सुरेश की समोसे की दुकान अब गांव का एक प्रमुख स्थल बन गई थी। लोग रोज आते, समोसे का स्वाद लेते और उनकी मेहनत की सराहना करते। वो गरीब मीरा अब दुकान चला रही है और लोग उसे सर पर चढ़ा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? अब उसे उसकी औकात दिखानी ही होगी। उस रात नीता ने अपने नौकर को बुलाया। सुनो, आज रात जाकर उस दुकान में आग लगा दो। कल सुबह तक उसका नामो निशान मिट जाना चाहिए। जो हुक्म मलकिन। रात के अंधेरे में नौकर ने मीरा की दुकान में आग लगा दी, लेकिन भागते समय उसकी टोपी वहां गिर गई। सुबह होते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। अरे, मीरा की दुकान जल गई। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। राख में एक टोपी पड़ी थी, जिसे देखकर कुछ लोग पहचान गए। ये तो नीता जी के नौकर की टोपी लगती है। पुलिस ने नौकर को बुलाया और सख्ती से पूछताछ की। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। साहब, मैंने ही आग लगाई, पर मैं तो सिर्फ अपनी मलकिन के कहने पर कर रहा था। माफ कर दीजिए। पुलिस तुरंत नीता को गिरफ्तार करने आई। तभी मीरा दौड़ती हुई वहां पहुंची। रुकिए, मत ले जाइए उसे। वो मेरी बहन है। जो किया वो नासमझी और अहंकार में किया, पर वो दिल से बुरी नहीं है। मीरा की बात सुनकर नीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सिर शर्म से झुक गया। दीदी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जलन में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी दुकान फिर से बनवाऊंगी। पूरा खर्च मैं उठाऊंगी। बस मुझे माफ कर दो बहन। मुझे माफी की जरूरत नहीं है। मुझे बस तेरा साथ चाहिए। अगर तू साथ है तो हम सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं। यह दृश्य देखकर गांव वाले भावुक हो गए। तालियों की गूंज चारों तरफ फैल गई।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जलन और घमंड रिश्तों में दरार डालते हैं, लेकिन सच्ची माफी और दिल से किया गया प्यार उन्हें फिर से जोड़ सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।